सब तरफ एक ही बात हो रही है कि भारत की इकोनॉमी रॉकेट की तरह आगे बढ़ रही है, दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक। लेकिन जमीन पर हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। हमारे नौजवान जो हमारा भविष्य हैं, वो एक भयानक बेरोजगारी के संकट से गुजर रहे हैं। तो ये कैसा पैराडॉक्स है, एक तरफ तरक्की और दूसरी तरफ बेरोजगारी। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर हमारी इकोनॉमी $5 ट्रिलियन की बनने की राह पर है तो फिर नौकरियां जा कहां रही हैं? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि आखिर ये पूरा माजरा है क्या। तो चलिए सबसे पहले एक चौंकाने वाले नंबर पर नजर डालते हैं। इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 क्या कहती है पता है? कि भारत में हर 3 में से 1 नौजवान बेरोजगार है। मतलब अपने आसपास अगर 3 यंग लोग हैं तो उनमें से 1 के पास कोई नौकरी नहीं है। सोचिए जरा, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये तो लाखों करोड़ों सपनों और उम्मीदों पर लगा एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और अगर ये लग रहा है कि शायद अच्छी पढ़ाई लिखाई से सब ठीक हो जाता होगा, तो रुकिए, तस्वीर असल में और भी ज्यादा डरावनी है। हमारे जो ग्रेजुएट नौजवान हैं, उनमें बेरोजगारी की दर है लगभग 30%। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि सालों की मेहनत, माँ बाप के लाखों रुपए, ये सब खर्च करके जो डिग्री हाथ में आई है, वो भी नौकरी की गारंटी नहीं दे पा रही है। तो चलिए इस प्रॉब्लम की जड़ तक चलते हैं। शुरुआत करते हैं उस जगह से जहां से हमारे युवा नौकरी के बाजार में पहला कदम रखते हैं, यानी हमारे एजुकेशन सिस्टम से। देखते हैं कि कैसे लाखों नौजवानों की उम्मीदें और सपने मौकों की एक तंग गली में आकर दम तोड़ देते हैं। एक उदाहरण लेते हैं मेडिकल फील्ड का। 2023 में 20 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट्स ने डॉक्टर बनने का सपना लेकर एग्जाम दिया, लेकिन सीटें कितनी थी? करीब 1,40,000। मतलब कि हर 15 में से सिर्फ 1 स्टूडेंट का सपना पूरा हो पाया। जरा सोचिए बाकी के 14 स्टूडेंट्स का क्या होता होगा। और मान भी ले के किसी का नंबर आ गया तो अगली दीवार है पैसों की। देश की आधी से ज्यादा मेडिकल सीटें हैं प्राइवेट कॉलेजों में, जाके फीस तो बस आसमान छूती है। 1 साल की एवरेज फीस है 11.5 लाख रुपए से भी ज्यादा। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। अब जरा इस फीस को एक आम भारतीय की कमाई के सामने रखकर देखिए। एक रिपोर्ट बताती है कि हमारे देश में 90% लोग महीने का 25,000 रुपए से भी कम कमाते हैं। ऐसे में 11.5 लाख रुपए साल की फीस देना तो छोड़िए, उसके बारे में सोचना तक देश की एक बहुत बड़ी आबादी के लिए नामुमकिन सा है। अच्छा, अब इंजीनियरिंग का हाल देखते हैं, जो कि दशकों से इंडिया का सबसे पॉपुलर करियर ऑप्शन रहा है। पर यहाँ एक बड़ी अजीब बात हो रही है। हमारी आबादी तो बढ़ रही है, लेकिन इंजीनियरिंग की सीटें घट रही हैं। सिर्फ 4 साल के अंदर ही करीब 2 लाख सीटें कम हो गई। ऐसा हो क्यों रहा है? लेकिन ठहरिए, कहानी में एक और ट्विस्ट है। सीटें कम होने के बाद भी 2021-22 में 1/3 सीटें खाली रह गई। इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट्स अब इंजीनियरिंग में उतना इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे हैं। तो प्रॉब्लम सिर्फ सीटों के नंबर की नहीं है, बल्कि इस पूरे सिस्टम में ही कोई बड़ी गड़बड़ है। तो आखिर ये सीटें खाली क्यों जा रही हैं? इसके पीछे कई वजहें हैं। पहली, फीस इतनी बढ़ गई है कि अब वो आम आदमी की पहुंच से बाहर है। दूसरी, कई कॉलेजों में पढ़ाई का लेवल बहुत ही खराब है। तीसरी, पढ़ाने के लिए अच्छे टीचरों की भारी कमी है। सोचिए 40% से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। और चौथी, आधे से ज्यादा कॉलेजों में तो ढंग की फैसिलिटीज तक नहीं है। और इस सब का नतीजा क्या निकलता है? एक रिपोर्ट के मुताबिक जो बात सामने आती है वो सच में डराने वाली है। हमारे 80% से ज्यादा इंजीनियर्स असल में नौकरी के काबिल ही नहीं है। मतलब डिग्री तो है, पर वो स्किल नहीं है जिसकी इंडस्ट्री को जरूरत है। ये सीधा सीधा हमारे एजुकेशन सिस्टम की नाकामी है, जिसका असर हम बेरोजगारी के रूप में देख रहे हैं। तो ये तो हुई कहानी की सप्लाई साइड, यानी हमारे युवा जो तैयार हो रहे हैं। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, डिमांड साइड, यानी कंपनियां। अगर देश आगे बढ़ रहा है, कंपनियां मोटा पैसा कमा रहे हैं, तो फिर वो नौकरियां दे क्यों नहीं रही? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को देखिए, ये किसी भी देश की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। लेकिन भारत में 2016 से 2023 के बीच इस सेक्टर में नौकरियों में 30% की जबरदस्त गिरावट आई, यानी करीब 1.5 करोड़ नौकरियां खत्म हो गई। ये एक बहुत बड़ा झटका है। अच्छा, तो मन में ये सवाल आएगा कि मैन्युफैक्चरिंग छोड़ो, आईटी सेक्टर का क्या हाल है? वहां तो सब चंगा होगा, है ना? पर कहानी यहाँ भी थोड़ी अलग है। 2023 के ही आंकड़े देख लीजिए। टीसीएस का प्रॉफिट 9% बढ़ा, लेकिन नई नौकरियां कितनी दी? सिर्फ 523।
और इन्फोसिस, विप्रो जैसी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उन्होंने तो नए लोगों को रखने की बजाय लोगों को नौकरी से निकाल दिया। बस इसी को कहते हैं जॉबलेस ग्रोथ। मतलब तरक्की तो हो रही है पर नौकरियां नहीं बढ़ रही। तो सवाल ये उठता है कि अगर कंपनियां नए लोग नहीं रख रही तो उनका प्रॉफिट बढ़ कैसे रहा है? इसका एक जवाब ये हो सकता है कि वो अपने मौजूदा कर्मचारियों से ही ज़रूरत से ज़्यादा काम करवा रही हैं। और इसका सबूत भी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 62% कर्मचारी काम के बोझ से बुरी तरह थक चुके हैं, जिसे बर्नआउट कहते हैं। और इस मामले में हम दुनिया में नंबर 1 पर हैं। तो अगर बड़ी बड़ी कंपनियां नौकरियां नहीं बना रही हैं, तो फिर भारत में नौकरियां आ कहां से रही हैं? क्या इसका कोई और रास्ता है? चलिए अब एक ऐसे मॉडल पर नजर डालते हैं जो शायद इस प्रॉब्लम का असली हल हो सकता है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प तुलना है। एक तरफ है हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी बहुत बड़ी कंपनी जो करीब 880 अरब रुपए का बिजनेस करती है और 21,000 लोगों को नौकरी देती है। और दूसरी तरफ है हमारा हैंडीक्राफ्ट मार्केट, यानी हाथ से बनी चीजों का बाजार। ये बिजनेस में HUL से लगभग आधा है, लेकिन ये 69 लाख लोगों को रोजगार देता है। अंतर देख। अगर इसका हिसाब लगाएं तो इसका मतलब ये है कि हैंडीक्राफ्ट सेक्टर अपने साइज के मुकाबले 650 गुना से भी ज्यादा रोजगार पैदा करता है। ये एक हैरान कर देने वाला आंकड़ा है और ये हमें दिखाता है कि असली नौकरियां शायद बड़ी बड़ी कंपनियों में नहीं, बल्कि छोटे और लोकल बिजनेस में छिपी हुई हैं। तो अब सवाल ये है कि इस संकट से बाहर निकला कैसे जाए? इसका हल दो तरफा है। एक तरफ सरकार को कुछ बड़े कदम उठाने होंगे और दूसरी तरफ हम सबको, खासकर नौजवानों को, अपनी सोच में भी बदलाव लाना होगा। सरकार क्या कर सकती है? पहला, देश भर में जो 60 लाख से ज्यादा सरकारी पद खाली पड़े हैं उन्हें फौरन भरा जाए। दूसरा, अच्छी और सस्ती सरकारी शिक्षा पर और ज्यादा पैसा लगाया जाए। तीसरा, छोटे और मझोले उद्योगों यानी MSMEs और सहकारी समितियों को बढ़ावा दिया जाए। और चौथा, बड़ी कंपनियों को टैक्स में छूट देने के बजाय छोटे व्यापारियों को सीधी आर्थिक मदद दी जाए। और एक इंडिविजुअल के तौर पर क्या किया जा सकता है? पहला, ऑनलाइन गेमिंग और बेटिंग ऐप्स जैसी चीजों से दूर रहें जो कीमती समय और पैसा दोनों बर्बाद करती हैं। दूसरा, कोई ऐसा हुनर सीखा जाए जिसकी बाजार में मांग हो, चाहे वो कोडिंग हो, खाना बनाना हो या कोई भी कारीगरी। तीसरा, शुरुआत में कम पैसों में भी काम करने से न घबराएं, इसे सीखने का एक मौका समझें, एक इंटर्नशिप की तरह। और चौथा, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ाएं और अपना छोटा मोटा काम शुरू करने के बारे में सोचें। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही बचता है, भारत के भविष्य की नौकरियां असल में आएंगी कहां से? क्या हमें बड़ी बड़ी कंपनियों के दरवाजे पर ही इंतजार करते रहना चाहिए, या फिर देश के कोने कोने में फैले लाखों छोटे उद्यमों और कारीगरों में इन्वेस्ट करना चाहिए? इस सवाल का जवाब ही हमारे देश का आने वाला कल तय करेगा। सोचने वाली बात है ना?